स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम MOS की क्लासेस लगातार कंटिन्यूअसली कवर कर रहे हैं और इसके बीच में हमने क्या अब टॉपिक जो हमारा जो था वो हमने स्ट्रेस कवर किया। नॉर्मली बेसिक के बाद हमने स्ट्रेस कवर किया और स्ट्रेस के बाद हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेन यानी कि विकृति। तो आप लोगों ने हमारे चैनल पे इतना जो सारा प्यार दिया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए और अपने और सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बहुत जल्द हमारे और सारे वीडियोस भी आने वाले हैं और सारे ब्रांचेस के लिए, जिससे कि आप सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें भी आपके लिए काम करने में ज़्यादा खुशी हो सके। आइए तो शुरू करते हैं आपका आज का ये अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेन, यानी कि हिंदी में कहें तो विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति को समझने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि इसको विकृति को नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं? क्या? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन डायमेंशन, यानी कि ये हो जाएगा आपका चेंज इन डायमेंशन, यानी कि परिवर्तित बीमा। सीधा लिखते हैं बीमा में परिवर्तन, अपान प्रारंभिक बीमा। अगर स्ट्रेन की बात करें तो हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं? चेंज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपान में ओरिजिनल लंबाई। जबकि हमको ये नहीं लेना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए? सीधा क्या है, बीमा में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ओरिजिनल बीमा के साथ जो रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेन। यानी कि अगर स्ट्रेन को डिफाइन करें तो किसी भी पिंड के बीमा में उत्पन्न परिवर्तन एवं आरंभिक परिवर्तन के अनुपात को स्ट्रेन यानी कि विकृति कहते हैं। अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है, हमारे पास एक बॉडी है ये, अब बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने पे क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। फोर्स लगने की वजह से मान लीजिए इसका शेप ऐसा हो गया, इसके लेंथ में वृद्धि हो गई। तो क्या हुआ? इसके शेप में कहीं ना कहीं चेंजेस आ गए और इसी के चेंज वाले शेप का और ओरिजिनल शेप के रेशियो को ही क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं स्ट्रेन। यानी कि क्या है कि परिवर्तित बीमा और प्रारंभिक बीमा के अनुपात को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको विकृति। अगर आइए इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? एक और चीज समझना हमको एकदम कंपलसरी है कि इसमें क्या हो, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका परिणामी बल है वो बॉडी पे शून्य नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी पे शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि बॉडी आपकी क्या होगी? टूटना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसको करने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ चेंज होते रहना चाहिए और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तभी कि इसके अंदर क्या होगी? इसके शेप और साइज में चेंजेस आएंगे। मान लीजिए कि अगर ये टाइटली बाउंड रहेगा इधर की तरफ से, मान लीजिए ये वॉल से बाउंड है, मान लीजिए ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, दीवार से बाउंडेड है, तो अगर ये टाइटली बाउंडेड रहेगा तभी तो इधर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगा या ज़्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा? इसके अंदर इलोंगेशन जनरेट होगा। अगर मान लो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहे हैं तो क्या होगा? सीधा बीच से ही शियर अप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टूटना बीच से शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी अगर जब हमारा वो काम करे, यानी कि स्ट्रेन जनरेट हो, तो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। आइए अगली कंडीशन, अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? लिखते हैं किसी भी पिंड के
किसी भी पिंड के बीमा एवं किसी भी पिंड के बीमा में उत्पन्न परिवर्तन, बीमा में उत्पन्न परिवर्तन एवं प्रारंभिक बीमा, प्रारंभिक बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं हम। यही क्या है, आपका डिफॉर्मेशन है, यानी कि विकृति है। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखा है सीधा, उत्पन्न परिवर्तन, यानी कि परिवर्तित हुई बीमा अपान प्रारंभिक बीमा। बीमा, बीमा नहीं, बीमा, ठीक है। अगर इसको लिखना और ज़्यादा एक्सप्लेन से समझना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बॉल लगाने के बाद की बीमा माइनस प्रारंभिक बीमा अपान क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक बीमा हो जाएगा यहाँ पे, और यहीं से इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखा था क्या, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपन एल, या डेल्टा जो भी चेंज आ रहा है शेप और साइज में, उसको हम लोगों ने लिखा था, उसका हम लोग यहीं से निकालते हैं कि उसको समझते हैं कैसे, वो जो फॉर्मूला निकला है उसको हम लोग निकाला है, उसको आइए समझते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक रॉड है और रॉड के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, रॉड एक तरफ से बंधा हुआ है, फोर्स लगाने के बाद इसका शेप कितना हो गया, ये हो गया, यानी कि पहले इसका कुल लेंथ था क्या, एल, यहाँ तक, अब हो गया क्या, ये हो गया, मान लीजिए ये था L1 और ये हो गया L2, यानी कि L1 या कितना बढ़ गया, ये डेल्टा L बढ़ गया, यानी कि L2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, L1 प्लस डेल्टा L, ठीक। और अगर हमको क्या लिखा, हम जानते क्या हैं कि स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, बाद की बीमा माइनस प्रारंभिक बीमा अपान ओरिजिनल बीमा, यानी कि L1 हो गया ना। यानी कि मान लीजिए कि जो प्रारंभिक बीमा अगर L1 थी और फोर्स लगाने के बाद हमारे पास बीमा क्या हो गई L2, तो हमारा स्ट्रेन क्या होगा, जो लास्ट बाद में की बीमा है और पहले वाली बीमा का रेशियो ही तो है। तो अगर हम इसके चेंज इन लेंथ निकालना है तो हमको क्या करेंगे, L2 माइनस L1 करेंगे, यानी कि ये डेल्टा L निकलेगा, यानी कि L2 क्या है, L1 प्लस डेल्टा L माइनस L1 अपान L1, हो गया। इतना समझते हैं एक बार फिर से, ये क्या है, अगर मान लीजिए कि एक रॉड है हमारे पास और उसकी पहले की लेंथ क्या है, L1 है, और उस पर फोर्स लगाने के बाद उसकी चेंज क्या हो जाती है, लेंथ में L2 हो जाती है, यानी कि उसके लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम लोग छोटा होने की वजह से डेल्टा L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, जो अंतिम बीमा है माइनस प्रारंभिक बीमा अपान प्रारंभिक बीमा होता है। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा है, L2 माइनस L1 अपान L1, और L2 बराबर हम लोगों ने क्या माना है कि L1 प्लस डेल्टा L आया है। तो यहाँ से L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपान L1, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपान L1। ये है हमारा क्या, स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि अगर हम लोग ले तो ये क्या है, बेसिकली वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, बट हम लोग क्या लेते हैं कि स्ट्रेन भी क्या होता है, ये जनरली इसको क्या मान लेते हैं हम लोग कि चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन।
ठीक, ये क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेन। अब तो भैया हमको स्ट्रेन पता चल गया, अब स्ट्रेन को हम लोग रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, ये होता है आपका स्ट्रेन का बेसिकली पूरा फॉर्मूला। और अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं। तो स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है, आइए देखते हैं ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है। किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है, डायमेंशन वही होता है जो उसके फार्मूले को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं से तो हमको निकलता है क्या, हमको निकलता है वहाँ से वो कॉन्सेप्ट कि उसका क्या होना चाहिए डायमेंशन। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है ऊपर, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि बीमा में परिवर्तन अपन ओरिजिनल बीमा, यही तो हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर वाली भी क्वांटिटी क्या होगी, अगर मान लीजिए लेंथ में चेंज आ रहा है तो वो भी सेंटीमीटर मीटर में ही आएगा या मिलीमीटर में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो घंटे में आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी जो होगी वो भी नीचे वाली क्वांटिटी क्या होंगी, सेम क्वांटिटी होंगी। यानी कि ये दोनों राशियां क्या होंगी, एक दूसरे के समान होंगी। ये दोनों राशियां क्या होंगी, समान राशियां होंगी, और उनकी बीमा क्या एक दूसरे को, इसी वजह से बीमा इन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे को कट कर देगा, और इसीलिए ये हो जाएगी बीमा रहित राशि। ये क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी कि इसका क्या होता है, सॉरी यूनिट लेस क्वांटिटी है। यानी कि इसका क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। यानी कि ये क्या होगी, यूनिट लेस हो जाएगी। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी हो जाएगा m0 l0 और t0। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, स्ट्रेन के टाइप बेसिकली कितने होते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रेन के टाइप कितने होते हैं। अगर स्ट्रेन की टाइप की बात करें हम कभी भी, अगर हम स्ट्रेन के टाइप की बात करें तो ये होता है मेनली 3 टाइप्स का। पहला होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि इसको हिंदी में कहें तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल के बाद आपका होता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन यानी कि कर्तन विकृति, ये हो गया आपका दूसरा शियर स्ट्रेन। और तीसरा है आपका क्या, फोर्स लगाने पे तीसरा चेंजेस क्या आएगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति, इसको कहते हैं कर्तन विकृति और इसको कहते हैं आयतन विकृति। ठीक, अब देखते हैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जैसा कि इसके नाम में ही दिया है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये क्या है आपका लेंथ से रिलेटेड, यानी कि लंबाई से संबंधित विकृति है। ये विकृति किससे रिलेटेड है, लंबाई से। यानी कि लंबाई से बात करें तो हमारा मतलब क्या है, देखिए अगर हम उस किसी भी रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और लेंथ में जब चेंजेस आ रहे हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, यानी कि डेल्टा L बाई एल जो होता है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ जो होता है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई जो होता है वो आता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति के अंदर। ऐसी विकृति जिसमें क्या हो, लेंथ बढ़ जाए, तो उस वाली विकृति को किस में रखते हैं हम, उसको रखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंतर्गत। यानी कि अगर हम किसी पिंड पे बल लगा रहे हैं और पिंड की लंबाई में परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तित लंबाई और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि इसकी अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे,
अगर हम इसको डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसकी डिफिनीशन होगी, आपकी किसी भी पिंड के परिवर्तित लंबाई एवं प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी कि क्या है? यही है आपका डेल्टा एल बाई एल जो होता है, इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि डेल्टा एल बाई एल को क्या कहते हैं हम लोग? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होता है वो आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कभी भी लेंथ चेंज होगी तो दो ही तरीके से होगी। एक तो होगी आपका टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि तनाव बल लगने की वजह से, यानी कि लेंथ में इलोंगेशन होगा, कुछ ना कुछ बढ़ रही होगी लेंथ, यानी कि ये क्या होगा आपका तनाव विकृति। और दूसरा चेंज कब होगा लेंथ में? जब उसके ऊपर कंप्रेसिंग फोर्स लग रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेन, संपीड़न विकृति। ये दोनों बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको बस थोड़ा कवर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन से हमारा मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन से मतलब क्या है कि अगर बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स काम कर रहा हो दोनों तरफ से तो कुछ ना कुछ उसके लेंथ में चेंज आएगा, और उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसके लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। यानी कि शुरुआती विकृति, प्रारंभिक लंबाई और उसके बाद जो अगर लंबाई में चेंज आ जा रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि शुरुआत में 10 मीटर था और फोर्स लगाने के बाद ये कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। फोर्स लगे हुए हैं अभी तो ये 15 मीटर हो गया, तो 15 माइनस 10 अपॉन 10, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही है, बट टेंसाइल फोर्स की वजह से हो रहा है, तो इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। यानी कि तनाव बल, यानी कि दोनों बल एक दूसरे से, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तनाव बल क्या होते हैं। तनाव बल वो बल होते हैं जो एक दूसरे से अपार्ट लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स। अब नीचे वाला है संपीड़ित विकृति। संपीड़न विकृति से क्या मतलब है? यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्रेसिव फोर्स, अगर आप लोगों को याद हो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, तो कंप्रेसिव फोर्स से हमारा बेसिकली मतलब क्या था? सेम एज टेंसाइल फोर्स, बट उनका क्या होता था? एक्शन सेम डायरेक्शन में होता था, यही है। अब ये भी क्या करेगा? इसके लेंथ को छोटा करने की कोशिश करेगा, यानी कि कुछ चेंज इन लेंथ होगा, और वही चेंज इन लेंथ क्या आपको रिप्रेजेंट करके देगा? वही देगा आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा प्रकार है इसका, वो क्या है आपका? शियर स्ट्रेन। वो है आपका शियर स्ट्रेन। यानी कि अगर हम शियर स्ट्रेन को अगर लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? कर्तन विकृति। ठीक है, कर्तन विकृति। कर्तन विकृति क्या होती है? अब मान लीजिए कि अगर एक एंड फिक्स हो और दूसरे एंड पे फोर्स लगाया जाए तो उसके अंदर क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। मान लीजिए कि अगर एक ये बॉडी है, अगर मानते हैं हम ये एक बॉडी है, इसका एक एंड जो नीचे ज़मीन से जुड़ा हुआ उसको क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया है, और दूसरे एंड से फोर्स लगाए जा रहे हैं। ये वाला एंड क्या है? फिक्स है, और दूसरे एंड से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ये बॉडी कैसी हो जाएगी? ये बॉडी आपके हल्के एंगल पे बेंड हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी, और इसमें चेंजेस कितने आएंगे? ये वाला एंगल के बराबर क्या होगा? इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि ये फाई के बराबर इसमें क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। यानी कि इसके जो
फर्स्ट स्टेज थी उससे और इस वाले स्टेज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसी को कहते हैं क्या, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन से मतलब क्या है, जो एंगल बन रहा है उसी से हमारा मतलब है क्या, शियर स्ट्रेन से अगर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसको अगर हम इसको अगर समझना चाहें फाई बराबर क्या होता है, तो अगर मान लीजिए पहले बेसिकली हम लेते हैं एक सीधा सा फिगर देखते हैं। मान लीजिए ये बॉडी, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी है, इसका एक एंड फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स है। तो ये बॉडी क्या करेगी, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, ये है ए बी सी और डी, जैसे ही फोर्स लगाया जाएगा तो इसके शेप में क्या होगा, थोड़ा सा बेंडिंग आ जाएगा और ये बॉडी ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ये वाला एंगल कितना हो रहा है, ये वाला एंगल होगा फाई, और यही जो स्ट्रेन जनरेट हो रही है वही होगी क्या, आपकी शियर स्ट्रेन। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसकी लेंथ क्या हो रही है, अगर हम इसको लिखना चाहें शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, अब क्या होगा, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, अब हमारे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले अगर मान लीजिए ये डी डैश हो गया और ये आ गया सी डैश पे, तो ये क्या हो गया, चेंजेस कितने हुए, ए डी डैश माइनस, अगर हम देखें तो ए डी डैश माइनस कितना होगा, ए डी डैश माइनस क्या, ये वाली लेंथ यानी कि ए डी, जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी हमारी, ये वाली थी, और जो चेंजेस हो गई बढ़ गई वो कितनी होगी, ए डी डैश। अगर हम उसके बाद से प्रारंभिक दूरी देखें तो वो कितनी थी, वो भी थी हमारी कितनी, ए डी, यही थी ना हमारी जो फर्स्ट वाली डिस्टेंस थी। अब इसके बाद से अगर हम इसको फर्दर देखना चाहें तो क्या होता है, डी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अगर मान लो आप नॉर्मली दीवार पे ही फोर्स लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफ्लेक्शन तो होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये मानते हैं कि डी और डी डैश के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी और डी डैश के बीच की दूरी बहुत ही कम है। तब अब क्या मान लेते हैं हम, दोनों क्या हो, एक दूसरे के लगभग पास ही हो, छोटी सी डिस्टेंस हो, तो क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाता है आपका, कर्तन विकृति बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी डैश अपान क्या होगा, ए डी हो जाएगा, डी डैश अपान ए डी हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या है, अगर हम देखें तो ये क्या है, बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। और ये वाला एंगल जब 90 डिग्री हो रहा है तो ये सामने का एंगल अगर डी डैश अपान ए डी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका tan फाई बराबर डी डैश अपान ए डी। और अगर मान लीजिए कि बहुत ही छोटा सा या डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ही छोटा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, यानी कि फाई बहुत ही छोटा होगा। और आप जानते होंगे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ tan फाई एंगल कितना हो जाता है, tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओनली फाई। छोटे से वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये भी केवल फाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेन का पूरा डेरिवेशन। शियर स्ट्रेन से एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। शियर स्ट्रेन से हमारा मतलब क्या है, देखते हैं एक बार फिर से। शियर स्ट्रेन से हमारा मतलब बेसिकली इस एंगल को फाइंड करने से ही है कि ये एंगल कितना हो रहा है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या मानते हैं कि ये नीचे वाला जो इसका जो भी सरफेस है वो क्या है, फिक्स है। और दूसरे वाले सरफेस पे क्या हो रहा है, दूसरे वाले सरफेस पे हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली फोर्स लगाए जा रहे हैं। तो फोर्स लगाने पे मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन हो गया। अब डिफ्लेक्शन हो गया तो हम लोग जानते हैं कि कितना चेंजेस हो गए, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो गए। और चेंज जब हो गए, दोनों के बीच में बदलाव कुछ ना कुछ हो गया, तो उसको बाद हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रेन को लिखते हैं कि बदली हुई बीमा और उसके बाद से नीचे लिखते हैं क्या, प्रारंभिक बीमा। यानी कि हो गया शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखने की कोशिश की। ए डी क्या हो गया, नई वाली है, और ए डी डैश नई वाली है, और ए डी क्या हो गया, पुरानी बीमा। दोनों को लिख दिया, अपान में ए डी लिख दिया।
अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम मान लो ये वाले सिरा फिक्स है और ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत ही हल्का उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, बहुत ही छोटा सा हो रहा होगा। तो ये दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है, और सेम मानने की वजह से हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाता है d'/AD। और अगर हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल AD और AD' में देखें तो ये 10 d'/AD इज इक्वल टू 10 फाई हो जाएगा। और 10 फाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अगर 10 में एंगल का मान बहुत ही कम हो तो 10 थीटा बराबर थीटा होता है, तो वहीं से हो गया 10 फाई इज इक्वल टू फाई। ये है आपका शियर स्ट्रेंथ। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आयतन विकृति। आयतन विकृति। अब आयतन विकृति से मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये एक हमारे पास बॉडी है, मान लीजिए ये 3D में है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है जो 3D में है। ये बॉडी हमारे पास क्या है, 3D में है। इसका हमारे पास 3D व्यू है। अगर मान लो हम चारों तरफ से फोर्स लगाएं, इस वाले साइड से भी फोर्स लगाएं, इस वाले साइड से भी फोर्स लगाएं, ओपन साइड फोर्स लगाएं, डाउन साइड फोर्स लगाएं, इसके वॉल्यूम में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। यानी कि इसका आयतन जो होगा वो परिवर्तित होगा। और इसके आयतन में जो परिवर्तन आएगा कि परिवर्तित आयतन अपान प्रारंभिक आयतन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि किसी भी पिंड के परिवर्तित आयतन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन विकृति। यानी कि अगर इसका हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो एक बार फिर से समझते हैं क्या है। अगर एक मान लीजिए 3D शेप में हमारे पास कोई भी बॉडी है, मान लो कि ये डस्टर है, अगर हम इस पर चारों तरफ से फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, अप एंड डाउन साइड चारों तरफ से एक साथ फोर्स लगाएं, तो इसके क्या होगा, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और उसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि इसके आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन विकृति। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी भी पिंड के प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन, एवं प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति हम कहते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ को समझने के लिए हमको एक चीज़ समझनी जरूरी है, जो हमको हुक्स लॉ समझना है। तो हुक्स लॉ को समझने से पहले आइए हम एक टर्म समझते हैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, आप लोगों ने बार बार एक शब्द सुना होगा, लिमिट लिमिट लिमिट। लिमिट शब्द हम लोग हर बार घर में भी सुनते रहते हैं, बाहर भी सुनते रहते हैं, दोस्तों के साथ भी सुनते रहते हैं। लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। यानी कि अगर मान लो कि आप किसी दोस्त के साथ हो और वो कहता है बार बार आपको लिमिट क्रॉस मत कर, लिमिट क्रॉस मत कर, मतलब क्या है कि आपको वो क्या कहना चाह रहा है कि आप अपने टॉपेस्ट स्टेज पे पहुंच गए हो जितना उसको एडवाइस देना था।
अब उसको एडवाइस देने की कोशिश मत करो। यानी कि लिमिट मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू। और वैसे ही इलास्टिक मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाने पे क्या होता है, उनके शेप और साइज में चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर उनके शेप और साइज में चेंजेस आते होंगे तो कोई तो ऐसी स्टेज होगी जहाँ पे जाने के बाद क्या होता होगा, उनके अंदर से अब वो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो उसको खो देते होंगे। ऐसा तो कभी तो होता होगा। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपने रोज 10-10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके पास कभी तो ऐसा टाइम आएगा 100 साल 200 साल या 300 साल बाद कि आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे अगर आपके पास इनकम के सोर्स ना हो तो। वैसे सेम एज है इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू किया और ये क्या है, फोर्स बियर कर रही है, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, और ये बॉडी क्या कर रही है, अगर मैंने इस पर 10 न्यूटन लगाया, बढ़ी, फिर से अपने इलास्टिक जैसे ही फोर्स हटाया मैंने, फिर अपने शेप में आ गई। अब इस बार मैंने चेंज करके इसके ऊपर क्या लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर से बढ़ गए। भैया शेप तो बढ़ेगा, इलास्टिक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाने पे फिर से शेप में चेंजेस हुए। उसके बाद से क्या हुआ, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। फिर से मैंने इस बार क्या किया, 30 न्यूटन लगा दिया, बढ़ गई। बढ़ने के बाद फिर से इलोंगेशन के बाद से फिर से अपने सेम में आ गई। बट जैसे ही मैंने इसके ऊपर 31 न्यूटन लगाया, 31 न्यूटन लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इसके शेप में जो चेंज हुआ वो फिर से इसके ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाया। यानी कि ये इलास्टिक बॉडी वाली अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दी, लूज कर दी। यानी कि ये अपनी सीमा से ऊपर चला गया फोर्स, तो इसको इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज करना पड़ा। इसी को कहते हैं क्या हम, इलास्टिक लिमिट। यानी कि प्रतिबल का वह मान जिसके ऊपर वस्तु प्रत्यास्था के गुण को, यानी कि इलास्टिक क्वालिटी को खो दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आपका इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्था सीमा। इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, प्रत्यास्था सीमा, प्रत्यास्था सीमा। अब इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन कि प्रतिबल का वह मान क्या है, प्रतिबल का वह मान जिसपे वस्तु अपने प्रत्यास्था के गुण को खो दे, जिससे ऊपर वस्तु क्या करे, अपने प्रत्यास्था के गुण को खो दे। प्रत्यास्था के गुण को खो दे, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। यानी कि जिसके ऊपर जाने के बाद क्या हो, वस्तु की जो इलास्टिक क्वालिटी हो उसको खो दे, तो उस लिमिट को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था सीमा। यानी कि उस क्वालिटी को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इलास्टिक लिमिट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, यानी कि प्रत्यास्था सीमा क्या होती है, तो आप आसानी से इजीली समझ पाएंगे हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ कहना क्या चाहता है, और इससे रिलेटेड एक और कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको देता है लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अब ये क्या होता है, लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देने के बाद भी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लोड लगाया जाए तो उस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। यानी कि अगर ये अपने से पहले ही खो दिया है इस वाली प्रॉपर्टी को, इलास्टिक प्रॉपर्टी को, और उसके ऊपर लगातार कंटिन्यूसली लगाया जा रहा है फोर्स, तो उस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे, लोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। आइए अब अगला टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, और वो हमारा टॉपिक क्या है, हुक्स लॉ। हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, ये लॉ भैया दिया किसने था, ये लॉ दिया था एक साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। उनका नाम क्या था, उनका नाम था भैया सर रॉबर्ट
हुक, ये नाम था इनका। जो हुक्स का पूरा नाम क्या है? सर रॉबर्ट हुक्स। और इन्होंने अपना जो लॉ दिया था वो लॉ दिया था इन्होंने 1678 में। ये क्या किया था इन्होंने? 1678 में एक लॉ दिया था। और लॉ के द्वारा क्या कहा था भैया? लॉ के द्वारा कहा था प्रत्यास्था सीमा के अंदर कोई भी वस्तु की विकृति और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये था इनका स्टेटमेंट सर रॉबर्ट हुक का। यानी कि इन्होंने कहने की क्या कोशिश की थी कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी भी वस्तु का प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत किसी भी वस्तु के प्रतिबल, वस्तु का प्रतिबल उसके विकृति के समानुपाती होता है। ठीक, ये इन्होंने कहा था सर रॉबर्ट हुक्स ने 1678 में। यानी कि इसके हिसाब से क्या कहा था इन्होंने? जो स्ट्रेस है यानी कि प्रतिबल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। और विद इन द क्या हो, अगर इसके लिए एक कंडीशन इन्होंने बहुत ही कंपलसरी रखी थी, वो क्या कहा था? विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी कि क्या हो, ये कंडीशन हो लेकिन कब होगी? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत। और इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि इसके लिए इन्होंने स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन कहा था, लेकिन इनटू क्या कर दिया था? एक कैपिटल ई। और इसको क्या कहा था इन्होंने? कहा था क्या? इसको कहा था इन्होंने, ये है क्या? हुक्स कांस्टेंट। यानी कि कब बराबर होंगे? अगर दोनों कब बराबर हो जाएंगे? अगर दोनों का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा? हुक्स कांस्टेंट के बराबर आएगा। और हुक्स कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू हुक्स कांस्टेंट। तो आज की वीडियोस हमारी बस इतनी ही थी। आज के क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार फिर से आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने और सारे जो फ्रेंड्स अभी तक चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।